सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल इनएविटेबल सक्सेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.2। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल कितने तरीके से बनाई जा सकती हैं। अब पहला पॉइंट है इसमें कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अब एक बात समझो, ये कोई सर्कल है, इसके अंदर कोई पॉइंट है अपार्ट फ्रॉम द सेंटर भी हो सकता है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मतलब यहां पर जो केस ये है कि इस पॉइंट से कोई भी टेंजेंट नहीं पास होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेंजेंट तो क्या एक सरफेस पे पॉइंट होना चाहिए, सरकमफेरेंस पे होना चाहिए, अंदर तो नहीं होना चाहिए। तो ये यही बात बताता है कि अगर कोई अंदर पॉइंट है तो वहां से कोई भी टेंजेंट पास नहीं होगी। फिर सेकंड है देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल मतलब सर्कल के ऊपर, यही सर्कल है, ये यहाँ पर पॉइंट, तो यहाँ से एक ही टेंजेंट निकलेगी। ये मैं आपको 10.1 के टाइम भी बता चुका हूँ कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट निकलती है, ठीक है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। फिर देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और यहां पर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, कहीं पर भी हो सकता है बाहर, मैंने मान लिया यहां पर। अब इस पॉइंट से इस सर्कल पे दो ही टेंजेंट बन सकती, एक यहां और एक यहां से ऐसी टच होकर निकलेगी, है ना। आई बात समझ में? दो ही टेंजेंट निकलेंगी, दो। एक यहां से जाएगी, इसको भी थोड़ी सी और करेक्ट कर देता हूं, एक ऐसी निकलेगी। तो ये इन दो पॉइंट्स पे टच करेगी। मान लो ये मैंने ए दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया और ये पी पॉइंट दे दिया, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट हो, क्या लिखा है, देयर आर एग्जैक्टली टू टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब ये देखो, ये इनसाइड द सर्कल था, इनसाइड द सर्कल था, ये ऑन द सर्कल था, सर्कल के ही ऊपर, और ये है आउटसाइड द सर्कल। जब इनसाइड द सर्कल है एक भी टेंजेंट नहीं, ऑन द सर्कल है तो केवल एक टेंजेंट, और आउटसाइड द सर्कल है तो दो टेंजेंट, दो से ज्यादा नहीं। अब तीसरी कहाँ कहाँ पास करवाओगे, तीसरी कहाँ पास करवाइएगा आप? तीसरी टेंजेंट अंदर से जाएगी, वो टेंजेंट थोड़ी ना कहलाएगी, वो टेंजेंट थोड़ी ना कहलाएगी। तो दो ही टेंजेंट बन सकती हैं, दो ही टेंजेंट बन सकती है। एक अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल पे ड्रॉ करना चाहो तो केवल कितनी टेंजेंट्स बनेंगी? दो। देन नेक्स्ट थ्योरम 10.2 ये कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये एक सर्कल है, ये कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से हमने जो टेंजेंट बनाई, एक ये टेंजेंट गई मान लो और एक ये टेंजेंट गई, ठीक है, एक ये दो टेंजेंट गई, तो मान लो एक ये पॉइंट पे टच करी, एक इस पॉइंट पे टच करी, है ना। थोड़ा सा और प्रिसाइजली कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, है ना। तो ये दो पॉइंट पे हमने इनको टच करवा दी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये पॉइंट हमने पी मान लिया। तो थ्योरम ये कहती है कि पी ए जो लेंथ है पी से ए तक, देखो जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है और जिस पॉइंट से निकली है, इतनी पूरी लेंथ को ही लेंथ ऑफ द टेंजेंट बोला जाता है। अंडरस्टूड बात है। इसके आगे हम निकालेंगे उसको काउंट नहीं करेंगे, केवल जिस पॉइंट पे सर्कल पे टच कर रही है, जिस सरकमफेरेंस पे, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक की दूरी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जिस पॉइंट से निकल रही है उस तक की दूरी को ही हम क्या बोलेंगे, मतलब यहां से लेकर यहां तक की दूरी ही क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ टेंजेंट। इतनी बात याद रखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट इतनी ही कहलाएगी। इससे आगे पीछे कहीं पर भी निकाल दूं उससे कोई मतलब नहीं है। मान लो मैंने एक ये निकाल दी और एक ऐसी निकाल दी, इन ये एक्स्ट्रा जो निकली हुई इनसे मेरे को कोई मतलब नहीं है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी ही लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाई। अब ये भले मैं आगे भी निकाल दूं इसको, भले ही मैं आगे भी निकाल लूं, बट एक्चुअल जो लेंथ कहलाती है वो इस पॉइंट से निकल के इस पॉइंट पर टच होने तक की दूरी कहलाएगी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ऐसा कुछ दिया होगा क्वेश्चन कि यहाँ पर एक पॉइंट है जहां तक वो एक्सटेंड की गई है तो बात अलग है, बट अगर मैं एक्चुअल लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूं तो वो जिस पॉइंट पर टच हो रही है सर्कल पे और जिस पॉइंट से निकल रही है, इन दोनों के बीच की दूरी ही क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी अगर सर्कल पर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। और एक्सटर्नल पॉइंट से अभी हमने पढ़ा कि दो ही टेंजेंट निकल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं निकाल सकते आप। तो दोनों ही टेंजेंट की लेंथ क्या हुई? बराबर होगी। मतलब पी ए बराबर मैं क्या लिख सकता हूं? पी ए बराबर मैं लिखूंगा पी बी,
इतनी बात क्लियर है। मतलब ये और ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं वो लेंथ में इक्वल होंगी। मान लो ये अगर 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी। देन बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो पहले 3 क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज 10.2 में है वो एमसीक्यू बेस्ड है, और एमसीक्यू बेस्ड जो आपको पेपर में भी आएंगे, आपको थ्योरेटिकली तो एक्सप्लेन करना नहीं है, तो जितने कम स्टेप्स में आंसर आए निकालो और टिक करो। इतनी बात क्लियर। कॉन्सेप्ट समझ में, कॉन्सेप्ट याद रहेंगे आपको तो फटाफट आंसर निकलेगा। आपको स्टेप्स कम से कम करनी पड़ेंगी, और जो समझदार बच्चे हैं वो क्या, क्वेश्चन पढ़ेंगे दिमाग में ही उनका डायग्राम बन जाएगा, और उनको थोड़ी बहुत ट्रिपलेट वगैरह भी याद है तो फट से क्या सीधे आंसर। क्लियर। अब जैसे इसमें बोला गया फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो एक ये मैंने सर्कल बनाया, ये पॉइंट क्यू है, इससे चलो यहां बना लेते हैं, ये पॉइंट क्यू ले लेते हैं। यहां पर ये जो है ये 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर हो गया, मान लो यहां से इसकी डिस्टेंस जो है ये 25 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना, और आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि रेडियस जो है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मान लो मैंने ये ओ नाम दे दिया, इसको नाम पी दे दिया, तो अब 7, 24, 25 ट्रिपलेट होता है। आंसर क्या रहेगा इसका, ए ऑप्शन रहेगा। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट देखते से कर सकते हो। और मैंने आपको बताया ना, जो बच्चे समझदार हैं, जिनका माइंड थोड़ा शार्प चलता है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है, वो मन में डायग्राम बना लेंगे और सीधे, अगर उनको ट्रिपलेट याद है तो 7, 24, 25 आ रहा है। देखना क्या है कि 25 जो है हाइपोटेनियस होनी चाहिए, तो ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस आ रही, यहाँ 24 आ रही, तो बची हुई साइड 7 ही आने वाली है। और जिसको सॉल्व करना है पाइथागोरस लगाएगा, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका 25 है, 25 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमें निकालना है, बेस मतलब 24 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 625 बराबर पी स्क्वायर प्लस 576। तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 माइनस 576, माइनस करो कितना आएगा, 49 ही आएगा। अब पी स्क्वायर जब 49 है तो पी बराबर कितना बचा, 7 सेंटीमीटर। यही आना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन। हाँ, एक बात और रही बात ट्रिपलेट्स की, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस जब हुई थी, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर्स अपलोड करे थे, उसमें मैंने बताया हुआ है ट्रिपलेट के बारे में। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, बेसिकली पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है, तो उसमें ट्रिपलेट याद करोगे तो उसमें भी आपको फायदा ही रहेगा। ठीक है। सो इन फिगर इफ TP and TQ are two tangent to a circle with center O so that POQ is 110 degree, then PTQ is equal to कितना। अब देखो, इसमें भी आपको बहुत ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमने अभी क्या बात हुई थी, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री बनेंगे, दोनों ही रेडियस है ना। अरे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दोनों ही रेडियस है, ये भी बराबर होंगी, और टेंजेंट भी क्या होती है, बराबर होती है। खैर, इससे अभी इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है, बट मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, क्योंकि ये दोनों ही टेंजेंट है। ठीक है। तो ये 110 है, ये 90 है, तो 90 और 90 कितना हो गया, अरे भाई ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, इन दोनों को जोड़ के कितना आया, 180। ये बचा कितना, 110। और क्वाड्रिलेटरल, ये 1, 2, 3 और 4, 4 एंगल बन रहे हैं ना, मतलब 4 साइड वाला जो है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। और क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो 360 होता है तो 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 290। 290 तो यही हो गया, 290 तो यही हो गया। और होता कितना है टोटल, टोटल कितना होता है, 360 होता है। तो कितना कम है 360 में से, देखो ना, 290 ये है, 70 डिग्री कम है, 70 डिग्री कम है, तो 70 ही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे बात समझे कि नहीं, टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आ कितना गया, 290 आ गया, तो 360 डिग्री में से 290 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री ही तो आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका। इतनी बात क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टेंजेंट्स PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री। ये एक सर्कल है, ये कोई मैंने P पॉइंट मान लिया, तो ये यहाँ से ये ऐसी 2 टेंजेंट निकली। ठीक है। तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट, देखो एक चीज याद रखना कि जो आप टेंजेंट्स बनाएंगे ना, कभी भी जब इनको जोड़ोगे ना, तो सेंटर से ऐसा ऐसा शेप आएगा ही आएगा, ये सीधी लाइन नहीं बन पाएगी। सीधी लाइन तो उसी केस में बन सकती है जब सर्कल ऐसा हो और टेंजेंट्स जो हैं आपस में पैरेलल हो,
तब जाके सेंटर से ऐसी जुड़ती हुई, मतलब जो रेडियस है वैसी जुड़ती हुई डायमीटर बनाती जाएगी, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, तो पूरी स्ट्रेट लाइन क्या कहलाई, डायमीटर। बट जब भी ऐसा नॉन पैरेलल टेंजेंट्स है तो हमेशा आप कभी भी बनाओगे ना, ध्यान रखना, तो ये ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा कि ये एक ऐसी लाइन जाएगी और एक ऐसी जाएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी। स्ट्रेट लाइन कब मिलेगी, जब टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, ठीक है। तो खैर ये तो बात की बात है, हम बाद में मेरे ख्याल से एक ऐसा कुछ क्वेश्चन में डला हुआ है पैरेलल लाइंस वाला, अभी यहाँ पर फोकस करते हैं। तो अब उन्होंने क्या बोला, यहाँ पर ये दोनों जो हैं ये 80 डिग्री पे इंक्लाइन है, ठीक है। तो इसका नाम P दे देते हैं, इसका A दे देते हैं, इसका O दे देते हैं एंड इसका B नाम दे देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ तो 90-90 बनना है, यहाँ तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे तो 90-90 बनना है। अब उन्होंने क्या बोला है कि POA, मतलब P से O ज्वाइन भी करना पड़ेगा, P से O जो है ज्वाइन भी करना पड़ेगा। POA ये वाला एंगल बताना है आपको, ये वाला, ठीक है। तो ये जो एंगल है ना, ये आपको बताना है ये कितना होगा। अब अगर ध्यान से देखो, ये पूरे ट्रायंगल में और ये पूरे ट्रायंगल में दोनों कॉन्ग्रुएंट है। कैसे भाई, टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती है, ये दोनों रेडियस, ये दोनों आपस में बराबर होगी, और ये कॉमन साइड, तो साइड कॉन्ग्रुएंट से रूल से क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो उनके सारे पार्ट्स भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब साइड लगा लो या साइड एंगल साइड लगा लो, क्योंकि 90-90 भी आ रहा है आपका इसमें, ठीक है। तो काफी प्रॉपर्टीज हैं, आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों साइड भी बराबर आ ही रही हैं आपकी, और साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, तो कोई सी भी कर लेना, आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से फायदा क्या, कि सारे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब CPCT से हम लिखते हैं ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अगर ऐसा है तो ये और ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें क्या है, हम ये पूरा एंगल इजीली निकाल सकते हैं, और ये दोनों बराबर होंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, वही आंसर जाएगा। जैसे ये 90 और ये 90 दोनों का मिला कितना होगा, 180, और ये पूरा का पूरा क्या बने, ये पूरा का पूरा कितना है, 80। 180 में 80 जोड़ोगे कितना हो जाएगा आपका, 260 हो जाएगा, 260। तो ये पूरा का पूरा कितना हुआ, ये पूरा का पूरा एंगल कितना कहलाएगा, 100 डिग्री का कहलाएगा। अरे 260 आ जाना जोड़ के, ये 90 प्लस ये 90, 180। 180 में से ये 80 जोड़ा, 180 में ये 80 जोड़ा, आया 260। होता कितना है टोटल, 360। कितने का अंतर है, 100 का। मतलब ये पूरा एंगल कितने का हुआ, 100 डिग्री का। ये 100 का हुआ तो ये बचे कितने, 50-50 का। अब ये पूछा जाता, ये पूछा जाता, दोनों ही कितने के होते, 50 डिग्री के होते। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। लो आ गया वाला क्वेश्चन। तो ये हमने एक सर्कल बना लिया, ये इसके एंड्स पे पैरेलल टेंजेंट्स बना लिए हैं। देखो पहले भी आपको बता चुका हूँ, जो चीज प्रूव करनी होती है ना, हम उसी का डायग्राम बनाते हैं। तो हमें पैरेलल प्रूव करनी, तो हम पैरेलल टेंजेंट्स का ही डायग्राम बनाएंगे। और ये मान लो ये सेंटर O है, ये P मान लेता हूँ, ये Q मान लेता हूँ, चलो ये Q मान लेता हूँ। तो ये दो मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी। टेंजेंट्स का नाम दे लेते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं AB, टेंजेंट AB, और इसका नाम दे देते हैं टेंजेंट CD। इतनी बात क्लियर है। उन्होंने बोला प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अब देखो डायमीटर के एंड से निकल रही है तो क्या है, पैरेलल। यही आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। तो अब देखो पहले अगर आपको गिवन लिखना हो तो आप गिवन भी लिख सकते हो कि PQ इज अ डायमीटर एंड AB एंड CD आर द टेंजेंट्स, ये आप गिवन में लिख सकते हो। हम मेन मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, कि इनको पैरेलल आप प्रूफ कैसे करेंगे। वो गिवन वगैरह आप मेरे ख्याल से इतने समझदार हो, आप स्वयं लिख सकते हैं कि PQ क्या है, एक डायमीटर है, और AB और CD क्या है, टेंजेंट्स है। तो हम अगर मेन बात करें तो हमें पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, यहाँ पर भी 90 बनेगा, और यहाँ पर भी 90 बनेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to CD। रीजन क्या रहेगा,
रीजन क्या रहेगा? थ्योरम नंबर 1 कहती है ना कि रेडियस मेक्स एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट, कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सर्कल के रेडियस क्या बनाती है? 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। तो ये 90 90 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ओ पी ए बराबर एंगल ओ पी बी, ओ पी बी बराबर एंगल ओ क्यू सी, एंगल ओ क्यू सी बराबर एंगल ओ क्यू डी। चारों को चारों किसके बराबर है? 90 के बराबर। ठीक है, ये बात तो एक आ गई। अब देखो इसी से क्या रिजल्ट निकला, इसी से क्या रिजल्ट निकला कि ये वाला 90 ये वाला 90 के बराबर है। मेरी बात समझ, हमें ये स्पेसिफिक एंगल क्यों ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ क्यों ले रहा हूँ। कि अगर मैंने ये बोला कि एंगल ओ पी बी जो है वो बराबर है एंगल ओ क्यू सी के, और ये एक बात। दूसरी बात, एंगल ओ पी ए जो है बराबर है, मतलब ये वाला 90 इस साइड वाले 90 के बराबर, ओ पी ए जो है वो ओ क्यू डी के बराबर है। ये मैंने क्या लिया? ये मैंने लिए हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये खैर इसको रीजन में नहीं लिखना है, ये मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ कि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, मतलब इसको ब्रैकेट में नहीं लिखना है कि ये क्यों बराबर है, ये तो हमने प्रूफ करे ना कि सब 90 डिग्री के बराबर हैं, तो ये आपस में भी बराबर होंगे। ये इस बात के रीजन में लिखाएगा कि क्योंकि इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर हैं, तो ये लाइन कैसी हो गई? पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइंस की ही ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये इसके बाद आएगी ये लाइन, एक्चुअल में इसके बाद आएगी ये लाइन कि सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, therefore AB is parallel to CD। आई बात समझ में? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर हो गए, मतलब लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब मान लो कि ये एक सर्कल है, ये कोई मैं एक यहाँ पर ऐसी टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इस पॉइंट से। ठीक है, इस टेंजेंट का हम नाम दे देते हैं, इस टेंजेंट का हम नाम दे देते हैं पी क्यू। ठीक है, ये कोई पॉइंट ए मान लेते हैं हम, ये कोई पॉइंट ए मान लेते हैं जहाँ पर टेंजेंट जो है टच कर रही है इस सर्कल को, और ये मैंने सेंटर नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ओ पॉइंट। मेरी बात ध्यान से समझना है ना, मैंने इसको क्या नाम दे दिया? ओ। अब ये ओ से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये आपको प्रूफ करना है कि द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, कि ये जो परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से पास होगा। क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है रेडियस जो है परपेंडिकुलर होती है, रेडियस ऑब्वियस सी बात है सेंटर से पास होकर निकलती है। बट यही चीज हमको प्रूफ करनी है। बट ये प्रूफ नहीं करना कि रेडियस, ये तो थ्योरम में क्या माने कि रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। हमको ये प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर जो है वो सेंटर से पास होते हुए जा रहा होगा, जो कि यहाँ से टेंजेंट पे किस पॉइंट पे टच हुआ होगा। ठीक है, क्लियर इतनी बात? तो देखो, एक हम हमारे मन से केस लेके चलते हैं, हमारे मन से एक कोई और दूसरा पॉइंट ले लेता हूँ। मान लो कि वो पॉइंट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया ओ डैश, इसको क्या नाम दे दिया? ओ डैश, और ये मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ओ डैश जो है सेंटर नहीं, ओ डैश जो है वो सेंटर नहीं है सर्कल का, सेंटर तो ओ है। हमको तो ये प्रूफ करना है कि ओ से निकल के जा रही है, हमको ओ डैश से प्रूफ नहीं करना। हमने मान लिया अगर परपेंडिकुलर है तो ओ डैश से तो नहीं जाएगी, तो हमको कुल मिला के क्या प्रूफ करना है कि ओ डैश से नहीं जाएगी, ओ से ही जाएगी। और ये तभी हो सकता है अगर मान लो वो ओ डैश से निकल के जा रही है, वो तभी पॉसिबल है कि ओ और ओ डैश सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं पॉइंट पे। ओ डैश भी यही पॉइंट है, ओ भी यही पॉइंट है, ये तभी हो सकता है। नहीं तो अलग अलग पॉइंट हुए तो वो
नहीं जाएगी ना, सेंटर से ही जाना चाहिए ना। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है। अब क्या प्रूफ करना है, ये तो आप इसमें से देख के लिख ही लेंगे कि क्या प्रूफ करना है, कि हमको भी नीड टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये आपको प्रूफ करना है, ये आप प्रूफ कर लेंगे। बस जो हम ने लिया है हमारे मन से वो हम लिख लेंगे कि लेट ओ डैश बी द पॉइंट inside the circle other than center। ओ डैश क्या है, एक पॉइंट है सर्कल के अंदर जो कि सेंटर से अलग है। अब हमें पता है कि एंगल ओ ए क्यू जो है, मेरी बात ध्यान से समझना, ओ ए क्यू जो है वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये थ्योरम है ना भाई, हमने पढ़ी है ना थ्योरम ये, ठीक है। ये जो रेडियस है जो टेंजेंट के बराबर होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है। और ओ डैश भी हमने एक कोई सा पॉइंट लिया है, वो अभी तो अदर देन सेंटर। अगर मैंने मान लिया कि वो वही होता, मेरी बात समझ में आ रही, अगर वो वही होता तो क्या वो रेडियस नहीं कहलाता, रेडियस कहलाता ना। और ये कहते हैं हम कि अगर रेडियस परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये जो है, देखो हमको तो ये भी बोला गया है ना कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट का मतलब जो परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट से क्या है, पास करता है। तो अगर इसके देखो, ये तो हमें पता है कि ये जो क्या है, ये रेडियस है। ओ ए तो हमें पता है कि ये रेडियस है, तो ओ ए क्यू हमने 90 डिग्री लिए। इतनी बात क्लियर है। अब ये हमें गिवन है, ये चीज हमें गिवन है कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, और वो परपेंडिकुलरली कहाँ से निकल रहा है, सेंटर से निकल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ओ डैश ए क्यू भी जो है 90 के बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये तो बोला गया है ना द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर मैंने माना कि ये परपेंडिकुलर है, मैंने माना कि ये परपेंडिकुलर है, अरे भाई वही तो प्रूफ करना है ना हमको कि यहां से नहीं जा रही है। तो हमने मान लिया कि ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। 90 डिग्री बना रहा है किसके साथ, ओ ए क्यू, मतलब ये जो है 90 डिग्री बन रहा है। ये तभी पॉसिबल है कि जब ओ ए क्यू किसके बराबर हो, ओ डैश ए क्यू के बराबर हो। बट क्लियर दिख रहा है कि ओ डैश ए क्यू जो है वो कम है, कम एंगल है किससे, ओ ए क्यू से। और ये कभी ये एक ही बार पॉसिबल है, व्हेन इट इज ओनली पॉसिबल। ये कंडीशन तभी पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन ओ एंड ओ डैश कोइंसाइड्स, मतलब एक ही बिंदु हो, दोनों एक ही बिंदु हो। देयरफॉर आप क्या लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पूरा क्या लिख दोगे यहां तक, द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ये पूरी की पूरी लाइन यहां पर आ जाएगी। देन सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। फिर ठीक है, फिर किसी पॉइंट ए से, मान लो ये कोई पॉइंट ए है, यहां से 5 सेंटीमीटर दूरी कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, मतलब एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मेरी बात ध्यान समझो, क्वेश्चन में गिवन क्या है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये 5 सेंटीमीटर जो है यहां से यहां तक की दूरी है, यहां से यहां तक की, ये बोला गया है आपको 5 सेंटीमीटर। फिर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ द गिवन है आपको, लेंथ ऑफ द टेंजेंट गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जिस पॉइंट पे ये टच करेगी, ये पॉइंट जो है, ये जो है आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, आपको रेडियस निकालनी है। ये तो 90 बन गया, और जिसको ट्रिपलेट याद है वो सीधे आंसर लिख सकता है 3 आएगा।
3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, क्योंकि बिगेस्ट साइड पे 5 सेंटीमीटर आ रहा है, बचे हुआ अगर एक 4 है तो ऑब्वियसली बात है जो थर्ड साइड बचेगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। बट क्योंकि ये थियोरिटिकल है तो आप एमसीक्यू होता तो आप सीधे ट्रिपलेट लगा के आंसर ला सकते थे, बट क्योंकि ये थियोरिटिकल है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बढ़िया से एक डायग्राम बनाना, पहले उसको एलेबोरेट करना, फिर हम क्या बोलेंगे कि इन राइट ट्रायंगल OPA अप्लाइंग कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलती पाइथागोरस थ्योरम? 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, तो OA का स्क्वायर बराबर होगा OP का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर। OA कितना है हमारे पास? 5 का स्क्वायर। ठीक है, OP क्या है? OP निकालना, ये अभी मैंने लिख दिया है क्योंकि आंसर 3 आ गया, इसलिए उसका आगे सेंटीमीटर नहीं लिखा है ताकि वो अलग दिखे आपको। ठीक है, और थोड़ा सा फॉन्ट में भी बड़ा लिखा हुआ है। तो OP तो निकालना ही है, यहाँ पर OP का स्क्वायर ही लिख लेते हैं, प्लस AP है 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, इधर आके माइनस का 16 बराबर क्या? OP का स्क्वायर। तो OP बराबर क्या बचेगा अंडर द रूट में? 25 में से 16 गया, 9 बचा, तो OP बराबर क्या आया? 3 सेंटीमीटर। यही तो आपका आंसर है। क्लियर है मेरी बात? डन। 7th क्वेश्चन, टू concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. अब बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए क्या काम करेगी? टेंजेंट का काम करेगी, लिखा हुआ है which touches the smaller circle। और हाँ, एक चीज और आपको बतानी है कि मान लीजिए ये कोई सर्कल है, इसकी ये कोई कॉर्ड है, मेरी बात ध्यान समझना जो मैं बता रहा हूँ। ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला, मेरी बात ध्यान से समझो, सेंटर से इस कॉर्ड के ऊपर जब भी कोई परपेंडिकुलर डालूंगा मैं, ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब जितनी लेंथ कॉर्ड की इस साइड है उतनी ही लेंथ इस साइड होगी। क्लियर है? समझ गए? जितनी लेंथ ये है कॉर्ड की इस साइड, उतनी ही इस साइड भी होनी चाहिए। ये इसका मतलब होता है, मतलब कॉर्ड को क्या है, बराबर बराबर दो भागों में जो है रेडियस, मतलब जो सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है वो भाग कर देता है, दो भाग। इतनी बात क्लियर है मेरी? ठीक है। अब यहाँ पर दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, कोसेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका सेंटर एक ही है, तो ये मैंने मान लिया, और एक और इसी के अंदर बना लेते हैं अपन एक और सर्कल। ठीक है, ये बन गया। ये दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हो गए, थोड़ा सा सेंटर और सेंटर में ले लेते हैं। ठीक है, तो जो सेकंड वाले की कॉर्ड है, मान लो ये एक मैंने कॉर्ड बनाई, लार्जर सर्कल की कॉर्ड है जो इस स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। मान लो इस कॉर्ड का नाम दे दिया मैंने AB, सेंटर का नाम दे देता हूँ O। तो ये यहाँ से स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट है, और अभी मैंने आपको बताया, देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड में परपेंडिकुलर भी डला हुआ है, बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है और इस पे परपेंडिकुलर डला हुआ है, मतलब मान लो ये परपेंडिकुलर, ये P पॉइंट मान लिया मैंने, ये P पॉइंट मान लिया जहां पर ये टेंजेंट टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को मतलब बड़े सर्कल की कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए एज अ टेंजेंट काम कर रही है, तो ये P पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ पर तो ये 90 डिग्री बनती है, ये आपको पता ही है। रेडियस जो है टेंजेंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और अभी मैंने आपको बताया कि कॉर्ड पे अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर डाला जाए तो बराबर बराबर भागों में बांट देगा, मतलब AP और PB या AP और BP क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। इतनी बात क्लियर है? अब आपको उस कॉर्ड की लेंथ ही निकालनी है, मतलब AB ही निकालना है। अब सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। तो O से P तक, मतलब छोटे सर्कल की रेडियस कितनी है? 3 सेंटीमीटर है, मतलब ये आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। और बड़े सर्कल की रेडियस, क्यों ना मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ लूँ ताकि मेरे दोनों काम हो जाएंगे ना, राइट एंगल ट्रायंगल भी पूरा हो जाएगा। तो ये मैंने जोड़ दिया, O से B जोड़ लिया। ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अरे O से B तक की लेंथ ही तो बड़े सर्कल की रेडियस है, और यही कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। फिर से ट्रिपलेट लग जाएगा, 3 4 5 का। ओरल हो रहा है ये आंसर भी। अगर ये लेंथ 4 आ रही है और ये इसकी दुगनी होनी चाहिए, ये पूरी लेंथ, अरे ये और ये बराबर होती ना, अभी तो हमारी बात है, तो ये 4 है तो 4 का दुगना कितना? 8, मतलब ये पूरी लेंथ AB निकालनी ना, आपको कॉर्ड की लेंथ निकालनी है, तो ओरली आंसर आ रहा है 8। 3 4 5 का ट्रिपलेट लगेगा और AB की लेंथ आ जाएगी
8 सेंटीमीटर। अब इसको थ्योरेटिकली करना है हमको, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता तो बस आप इतना ही काम करते, ये भी अगर मन में हो जाता तो और अच्छी बात है। बाकी आप इतना बनाते और आंसर 8 सेंटीमीटर टिक कर आते। ठीक है। सो तो हम ये लिखेंगे यहां पर कि इन राइट ट्रायंगल OPB अप्लाइंग क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये हमने लगाई। तो OP स्क्वायर बराबर होगा OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। ये OPB में OB स्क्वायर प्लस बराबर OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। OB कितनी दी हुई है 5 का स्क्वायर, OP दिया हुआ है आपका 3 का स्क्वायर प्लस PB आपको निकालनी ही है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर PB स्क्वायर। तो PB बराबर आ जाएगा आपका अंडर द रूट 16, 25 में से 9 घटाओगे 16 बचेगा। तो PB की वैल्यू आएगी कितनी 4 सेंटीमीटर। ये आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। फिर आप लिखोगे कि AP बराबर BP। मेरी बात समझ में, AP बराबर BP। इसमें आप साइड में रीजन लिखना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स इट। क्लियर है। ये रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर अगर किसी कॉर्ड पे बनाया जाए तो उसको बाइसेक्ट करेगा। ये हमने लिख दिया। इसलिए AP और BP क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं ये नहीं लिख सकता कि AB बराबर जो होगा वो क्या होगा AP प्लस BP होगा। अरे AP और BP को जोड़ को ही तो वो आएगा, और AP और BP क्या है बराबर है। तो मैं लिख सकता हूँ ना AP प्लस AP आ रहा है, मतलब क्या ट्वाइस ऑफ AP आ रहा है। ट्वाइस ऑफ AP लिख लें, BP लिख लेते हैं, BP लिख लेते हैं, क्योंकि हमने क्या अभी PB या BP की वैल्यू निकाली, PB बोल लो या BP बोल लो, इसकी ही वैल्यू निकाली, तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं। तो इनको कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है ना, हम थ्योरेटिकली कर रहे हैं, मतलब ये दोनों का क्या हो रहा है, दुगना ही तो हो रहा है। मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, इतना लिखने की मुझे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि AB बराबर, अगर मैंने ये बात प्रूफ कर दी है ना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि AB बराबर होगा ट्वाइस ऑफ BP। और BP की वैल्यू यहाँ से पुट कर दोगे आप, यहाँ से पुट कर दोगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से पुट करने पे कितनी आएगी 2 into 4, मतलब कितना 8 सेंटीमीटर। चाहो तो यहाँ से भी लिख सकते थे कि इसके बाद ये भी देखो अल्टरनेट ऑप्शन से, जो आप जितना एलाबोरेट करना है वो आपकी मर्जी है। बाकी इतने में भी काम हो जाएगा कि आपने ये प्रूफ कर दिया AP बराबर BP, आपने ये रीजन लिखा, तो आप ये लिख सकते हो कि AB जो है PB या BP का क्या होगा, दुगना होगा। PB या BP आपने निकाल चुके हो कितनी 4 सेंटीमीटर, तो 2 into 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा करना है कि AB बराबर AP प्लस BP करके करना है तो भी कर सकते हो, तो 4 + 4 बराबर 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट इसके पहले आपको लिखना पड़ेगा कि AP बराबर BP बराबर 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो यहाँ से आया है। तो अगर AP BP के बराबर और ये 4 सेंटीमीटर के बराबर, तो AP भी क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ से भी आप कर सकते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। देखो सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कि अंदर बना होना। ठीक है, अगर कोई भी चीज सर्कमस्क्राइब है किसी चीज के अंदर, मतलब वो उसके अंदर बनी हुई है। ठीक है, मतलब पूरा ऐसा, मतलब बॉर्डर्स ऐसी टच्ड है। ठीक है, देखो ना ये 4 पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ABCD जो क्वाड्रिलेटरल है सर्कल को। ठीक है, फिर आपको प्रूव करना है कि AB प्लस CD, मतलब AB प्लस CD बराबर होगा AD प्लस BC के। ठीक है, अब एक चीज समझो कि जो टेंजेंट है, अभी हमारी बात हुई कि जो टेंजेंट है किसी सर्कल के किसी एक्सटर्नल पॉइंट से बनती है, अगर सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से बनती है तो बराबर होती है, मतलब ये AS और AP जो है बराबर होगी। ठीक है, सिमिलरली BP और BQ बराबर होगी, इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली DS और DR बराबर होगी, और इसी तरीके से CR
और सी क्यू भी क्या होंगी, बराबर होंगी। इतनी बात क्लियर ये होंगी। अब बस इनको हमें लिखना है, इनको बस हमें जमा के लिखना है, इतने में प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे कि लिख लेना चाहो तो यहाँ पर वी नो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कैसी, इक्वल। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि डी आर जो है वो डी एस के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं डी आर बराबर क्या, डी एस, डी आर बराबर डी एस। चाहो तो इसके रीजन में लिख लेना टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट कौन सा, डी से बनाई गई टेंजेंट है सर्कल पे, तो डी आर और डी एस कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखो एक बात का जरूर से ध्यान रखना, आप इस बात को देखो कि आपको क्या क्या प्लस करना है, ए बी और सी डी प्लस करना है, ए बी और सी डी प्लस करना है। ठीक है, तो पहले आप है ना सेम साइड के ले लो, जैसे मैंने यहाँ से डी आर और डी एस लिया है ना, अब सी आर और सी क्यू ले लो, सी क्यू और सी आर मत लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ सी आर और सी क्यू लो। मैं सेम ऑर्डर में क्यों बोल रहा हूँ आपसे, ताकि जब मैं आगे करूं, जब मैं इनको ऐड करूं, क्योंकि करना ही पड़ेगा प्रूफ करने के लिए, तो डी आर और सी आर को जोड़ के ही क्या बनेगा, सी डी या डी सी बनेगा। मेरी बात समझ में, तो एक एक साइड वाले ही लिखना पहले। तो सी आर बराबर सी क्यू, इतना ही तो कह रहा हूं आपसे, सी आर बराबर सी क्यू, कि पहले ऊपर ऊपर वाला देख लो फिर नीचे नीचे वाला देख लेंगे हम, बस इतना ही कह रहा हूं आपसे। तो पहले डी आर और डी एस देख लिया, अब ऊपर में क्या आ रहा है, सी आर और सी क्यू आ रहा है, तो पहले हमने ऊपर ऊपर वाला लिखा, ये ऊपर वाला पहले आना चाहिए, ये डी आर ऊपर वाला पहले है, ये सी आर ऊपर वाला पहले है। ठीक है, फिर यहां पर भी क्या दे दोगे रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट कौन सा, सी। ठीक है, अभी कॉपी करके ही तो लिखना, बस आखिरी में पॉइंट डी और सी तो ही लगाना है बस, बाकी पूरा का पूरा एक ही लिखना है। फिर नीचे वाला लो, एपी और एएस बराबर है, एपी बराबर एएस। इसका रीजन भी देखो, ये सिंबल का मतलब समझते हो ना कि यहां से यहां तक पूरा सेम है, मतलब ये टेंजेंट से पॉइंट तक, और पॉइंट क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अभी मैंने बोला अब ये नीचे एपी वाला पहले लिया है, तो यहीं पर बीपी ले लो, तो बीपी और बीक्यू बराबर कर लो, बीपी बराबर बीक्यू कर लो। ये पूरा का पूरा लिखना, पॉइंट क्या आएगा, बी से निकली हुई टेंजेंट है। इतनी बात क्लियर है, इतना समझ में आया। अब इनको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे मार्क कर दो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मार्क कर दो, और यहां पर लिखना फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो लेफ्ट से लेफ्ट ऐड होगा, राइट से राइट ऐड होगा, तो यह आ जाएगा डी आर प्लस सी आर प्लस ए पी प्लस बीपी। ये मैंने लेफ्ट से लेफ्ट ऐड कर दी, अब राइट से राइट ऐड कर दो, इक्वल टू, अरे बीच में इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू तो आएगा ही ना, डी एस प्लस सी क्यू प्लस ए एस प्लस बी क्यू। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, डी आर प्लस सी आर, अभी मैंने आपको बोला डी आर प्लस सी आर क्या है, सी डी है, सी डी की लेंथ है, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, सी डी प्लस ए पी प्लस बीपी। ए पी प्लस बीपी देखो जरा, एपी प्लस बीपी, अरे ये एपी प्लस बीपी किसकी लेंथ है, एबी की है ना, एपी प्लस बीपी एबी की लेंथ है। यहां पर क्या लिख दिया मैंने, एबी बराबर बराबर डीएस प्लस सीक्यू। देखो डीएस प्लस सीक्यू की जगह एक काम करो, यहां पर अपन ने, हाँ चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो इनको जमा के लिख लो, तो डीएस प्लस एएस देखो जरा, डीएस प्लस एएस देखो, अरे थोड़े से ऐसे लिखे हुए हैं वो, ठीक है, तो डीएस और एएस देखो, तो ये डीएस और एएस। ठीक है, देखो ये इसलिए मैंने सिमिलर लिया, तो ये कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने आपसे ये बोला था। क्लियर है, अब रीजन समझ में आया मैं क्यों बोल रहा था, ताकि ये कंफ्यूजन यहाँ पर आए। तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे पेयर बन गए। अगर यहाँ पर आ भी रहे हैं तो अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। चाहो हो तो आप इसको भी क्या जमा के लिख सकते थे, इसको भी आप जमा के लिख सकते थे, मतलब
आई बात समझ? बट मेरी बात समझे कि मैंने आपको यहाँ पर सेम पेयर क्यों बनाने को बोला। ये ऐसे आते तब भी आपको लिखते, बट यहाँ पर आपको सीधे सीधे पेयर मिल गए, तो यहाँ पर ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो डीएस और एएस कहाँ गए? ये डीएस और एएस मिला के क्या हो रहा है? एडी बन रहा है, ये एडी आ गया आपका, प्लस सी क्यू और बी क्यू मिला के क्या बन रहा है? देखो बी क्यू और सी क्यू मिला के क्या बन रहा है? बीसी बन रहा है। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, हेंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C intersecting XY at A XY को A पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड X डैश Y डैश को B पर इंटरसेक्ट कर रही है। प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब AOB ये वाला एंगल जो है ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना। तो सबसे पहले क्या काम करो, O से C तक है ना ज्वाइन कर लो सबसे पहले। तो यहां पर सबसे पहले तो यही लिखना है, ज्वाइन ओसी, ठीक है। हमने ओ से सी तक ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का नाम मैं लिख देता हूं कि इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OCA दिख गए दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल दिख गए दोनों दिख गए। अब यहां पर देखो OP बराबर OC, OP और OC बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों सेम सर्कल के रेडियस है। तो यहां लिख देना रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। अरे कहीं पर कितनी भी रेडियस बना लो एक सर्कल की सारी रेडियस बराबर ही होनी है। फिर AP और AC बराबर होंगी, AP और AC बराबर होंगी, क्यों? टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट A। अरे A से एक्सटर्नल पॉइंट A से किसी सर्कल पे दो टेंजेंट जो बनती हैं वो क्या ऐसी होती हैं? बराबर होती हैं, वही तो लिखा है। फिर OA बराबर OA, रीजन क्या? कॉमन। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रायंगल OPA जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के। इतनी बात समझ में? OCA के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा? इससे हमें मिलेगा ये कि ये और ये एंगल भी हमें क्या मिल जाएंगे? बराबर मिल जाएंगे। कौन कौन से? POA एंगल POA बराबर टू एंगल COA। इतनी बात समझ में? POA सेकंड वाला फर्स्ट वाला थर्ड वाला, सेकंड वाला फर्स्ट वाला थर्ड वाला, क्लियर है? POA बराबर COA क्या लिखोगे? बाय CPCT। अरे हाँ, यहां पर भी लिख लेना बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल। इतनी बात समझ में? इतनी बात क्लियर हुई? अब ध्यान से देखो, जैसे हमने ये दोनों ट्रायंगल प्रूफ करे, वैसे ही सिमिलरली देखो ये दोनों ट्रायंगल भी प्रूफ हो जाएंगे, ये वाले भी दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख देता हूं कि सिमिलरली ट्रायंगल के नाम क्या क्या दे दे अपन? COB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल QOB एंड इससे क्या प्रूफ होगा? ये दोनों एंगल कैसे? बराबर। तो एंगल QOB या COB जो भी लेना हो, ठीक है। तो हम पहले चलो COB ले लेते हैं पहले, क्योंकि यहां पर वही लिखा हुआ है COB बराबर एंगल QOB। देखो वही सेम एंगल ले लिया हमने, है ना? इतनी बात क्लियर है? एंगल QOB बराबर COB, ये दोनों बराबर हो गए। वही CPCT से सिमिलरली ये बाय SSS और ये बाय CPCT। इतनी बात क्लियर हुई?
इतनी बात क्लियर हुई। अब ध्यान से देखो अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए ओ बी में आपको इसी को 90 डिग्री प्रूफ करना है ना, ए ओ बी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो ये कैसे आएगा, अगर मैं ये देखूं कि पी क्यू क्या है, डायमीटर है, पी क्यू क्या है, डायमीटर है, मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। भाई लीनियर पेयर है लीनियर पेयर है तो 180 बनना चाहिए। तो आप लिखोगे सिंस पी क्यू इज अ डायमीटर, therefore angle POA प्लस एंगल AOC या COA लिख लूं और प्रेसाइज हो जाएगा थोड़ा सा, COA, ये POA है ना, क्यों गलती से लिखा गया, POA प्लस COA प्लस COB प्लस QOB कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, 180 होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ये 180 होगा। अब ध्यान से देखो POA किसके बराबर है, COA के बराबर है, POA किसके बराबर है, COA के बराबर है। तो क्यों ना मैं POA की जगह भी क्या लिख दूं, COA लिख दूं। तो यहां पर आ जाएगा एंगल COA प्लस एंगल COA प्लस COB किसके बराबर है, QOB के बराबर है, QOB के बराबर है। तो क्यों ना QOB को भी मैं क्या लिख दूं, COB लिख दूं। तो ये भी हो जाएगा एंगल COB प्लस COB। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, ये OAB चाहिए, और इसमें दो ही ट्रायंगल आ रहे हैं, दो ही एंगल आ रहे हैं, एक COB आ रहा है और एक AOC आ रहा है, COA आ रहा है। तो मैंने COA लिख लिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने COB या BOC जो भी आप बोल रहे हो, COB बोल रहे हो, हमने COB लिख लिया ताकि मुझे ये दोनों ट्रायंगल मिले, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ही क्या बन रहा है, AOB बन रहा है। तो देखो COA प्लस COA कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ COA प्लस COB प्लस COB को जोड़ के क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ COB बराबर कितना चल रहा है हमारे पास, 180 डिग्री चल रहा है। यहाँ पर लिखना भूल जाए, ये 180 डिग्री चल रहा है, क्योंकि PQ क्या है, डायमीटर है ना, डायमीटर है मतलब 180 डिग्री बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। तो ऐसा लिख लें PQ इज अ डायमीटर, सो इट मेक्स लीनियर पेयर, ऐसा लिख लें। फिर देयरफॉर ये सो दोनों जगह से मैंने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एंगल COA प्लस एंगल COB बराबर कितना, 180, और COA प्लस COA प्लस COB, इसको और इसको जोड़ के ही तो ये पूरा बन रहा है, और इस पूरे एंगल का नाम क्या है, AOB। ठीक है, लिख दूंगा ट्वाइस ऑफ, चलो ट्वाइस को भी नीचे भेज देता हूँ, तो एंगल AOB बराबर कितना हो जाएगा, 180 के नीचे जाके कितना, 2, मतलब 90 डिग्री। और यही तो आपको प्रूफ करना था कि ये जो क्या है किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर होगा एंगल AOB। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मान लो कि ये एक सर्कल है, ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से हमने दो टेंजेंट्स क्या करी हैं, ड्रॉ कर दी है। ठीक है, दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर दी हैं। इस पॉइंट का नाम दे देता हूं मैं P, इसको A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। ठीक है, और ये रहा हमारा सेंटर, इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं O, सेंटर। ठीक है, अब उन्होंने बोला है द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, मतलब ये drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि सेंटर पे ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है, ये बड़ा वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों को जोड़ के 180 आना चाहिए। सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, सप्लीमेंट्री का मतलब यही है कि जोड़ के कितना है, 180 आना चाहिए। तो अब हमको तो पता ही है कि यहाँ और यहाँ क्या
90 बन जाएगा। अब यहाँ 90 बन गया, ये पूरा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये 90 90 180 हो रहा है, तो बचा हुआ को जोड़ के भी कितना आएगा 180। इतनी सी ही तो बात प्रूफ करनी है आपको। तो हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल OAPB एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये रहेगा इसका रीजन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। एंड एंगल OAP प्लस एंगल APB प्लस एंगल PBO प्लस एंगल BOA इक्वल टू कितना होगा 360। मतलब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये चारों को जोड़कर कितना आना चाहिए 360। अब अभी हमने लिखा कि OAP और OBP, OAP और OBP, ये OBP या PB जिसको भी आप बोल रहे हो, ये दोनों कितने हैं 90 डिग्री, मतलब B एंगल 90 डिग्री है। चाहो तो आप इसको मैं पलट के लिख देता हूँ, है ना, तो कंफ्यूजन ही हटा। मतलब PBO बोल दूं या OBP बोल दूं, है ना, हमने यहाँ पर OBP लिखा है तो हम OBP लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों अब क्लियर है। अरे PBO बोलता तो भी यही एंगल है, OBP बोल रहा हूँ तो भी यही एंगल बन रहा है। दोनों बात में एक दोनों ही लिखने में एक ही एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल B पे, जहां पर 90 डिग्री पर। तो इन दोनों की वैल्यू हम यहाँ से क्या रख देंगे 90। तो 90 डिग्री प्लस एंगल APB प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BOA इक्वल टू कितना 360। अब ये 90 90 कितना हो गया 180। तो हम लिख देंगे एंगल APB प्लस एंगल BOA इक्वल टू 360 डिग्री, और 90 90 180 उधर जाके माइनस का 180। तो 360 में से 180 घटाओगे बचेगा कितना 180। तो APB प्लस BOA, देखो APB प्लस BOA, ये एंगल और ये एंगल को जोड़ के कितना आ गया हमारे पास 180। और यही तो हमको प्रूफ करना था। तो आप आगे लाइन क्या लिख दोगे, therefore the angle between the two tangents drawn from the external point, two tangent के बीच में एंगल कौन सा बन रहा है APB, ये to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center AOB के। तो AOB प्लस APB, इसको और इसको जोड़ के कितना आना चाहिए 180। यही हमें प्रूफ करना था। तो आप लिख दोगे यही की यही लाइन दा से लेकर यहाँ तक therefore करके लिख देना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। आपको जो प्रूफ करना था आप वो कर चुके हैं प्रूफ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे लगा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। तो जो प्रूफ करना है वही हम डायग्राम बनाएंगे। तो हमें रोम्बस प्रूफ करना है तो हम रोम्बस का ही क्या बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने रोम्बस का डायग्राम बना दिया, और इसमें जो है कि एक सर्कल जो है वो सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है, इसका नाम दे देता हूं मैं PQRS, और इन पॉइंट का नाम दे देता हूं ABCD। ठीक है, अब करना क्या, जो बनाया उसका लिख लेना कि लेट PQRS is a parallelogram which is circumscribing a circle। इतनी बात क्लियर है, ये लिख दोगे। अब पैरेललोग्राम की खासियत क्या होती है कि अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। तो सिंस PQRS is a parallelogram, therefore अगर पैरेललोग्राम है तो PS बराबर क्या होना चाहिए QR होना चाहिए, PS बराबर होना चाहिए QR, एंड एक और क्या होना चाहिए PB बराबर होना चाहिए, सॉरी PB नहीं PQ पूरी साइड की बात कर रहे हैं। ये PQ बराबर होना चाहिए SR,
पी क्यू बराबर होना चाहिए एस आर। इतनी बात क्लियर है। अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो पी एस बराबर कर दी हमने क्यू आर के और पी क्यू बराबर कर दी एस आर के। चाहो तो इनको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मार्क कर लेना, ठीक है। अब अभी ऐसा हमने एक और क्वेश्चन करा था ना कि ये बराबर ये, बस वही लेके कर रहे हैं। तो पी ए बराबर हो जाएगी पीबी। रीजन क्या रहेगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी। इतनी बात क्लियर। चाहो तो यहां पर एक और चीज लिख लेना, वी नो डैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। बस सेम और लिख लेना यहां पर, ठीक है, कि वी नो दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ठीक है, कि सेम अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो वो टेंजेंट क्या होंगी, बराबर होंगी। इसलिए हमने पी ए बराबर पीबी लिख लिया। टेंजेंट कहां से बनी हुई है, पी पॉइंट से बनी हुई है। सिमिलरली हम एस ए बराबर एस डी लिख देंगे। इसका रीजन क्या लेंगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एस, अरे ये वही का वही लिखना है। फिर इसके बाद हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे इसके बाद QC बराबर QB, यही के यही लिख लेना। इधर पर Q से ड्रॉ करी गई है। फिर RC बराबर RD, यहां पर भी सेम टू सेम लिख लेना। बस यहां पर कहां से ड्रॉ करी गई है, R से ड्रॉ करी गई। इतनी बात क्लियर है। अब चाहो तो इनको इक्वेशन दे दो, इसको थर्ड दे दो, इसको फोर्थ दे दो, इसको फिफ्थ दे दो और इसको सिक्स्थ इक्वेशन मार्क कर दो। फिर अभी जो हमने करा था वही करेंगे। इक्वेशन थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ प्लस सिक्स्थ, सबको प्लस करो। लेफ्ट से लेफ्ट वाला प्लस, राइट से राइट वाला। ये हो जाएगा पी ए प्लस एस ए प्लस क्यू सी प्लस आर सी बराबर पी बी प्लस एस डी प्लस क्यू बी प्लस आर डी। अब फिर से पेयर बना लेना, पी और पी बी बराबर है। अरे पी और पी बी बराबर है ना, तो यहाँ पर पेयर कौन कौन से बन जाएंगे, पी ए और ऐसे वाला पेयर बन जाएगा। तो एक ये पी ए और ऐसे को हम क्या लिख देंगे, पी एस लिख देंगे। मेरी बात ध्यान सुनना, पी ए और पी ए प्लस ऐसे को हम क्या लिख देंगे, पी एस लिख देंगे। अरे ये हम लिख के आए थे ना, ये बराबर है, तो हमने इसलिए तो लेफ्ट से लेफ्ट प्लस करा और राइट से राइट प्लस करा। अभी एक और क्वेश्चन में इससे पहले करा है ना, तो पेयर बना लो। बस पी ए और ऐसे को हम क्या लिख देंगे, पी एस लिख देंगे। फिर क्यू सी और आर सी, ये क्यू सी और ये आर सी, इसको क्या लिख देंगे, प्लस क्यू आर। फिर हमारे पास आना चाहिए क्या, पी बी एंड बी क्यू, पी बी या क्यू बी। तो ये पी बी और ये क्यू बी, पी बी और क्यू बी को क्या लिख दोगे, पी बी और क्यू बी को क्या लिख दोगे, पी क्यू लिख दोगे। प्लस बचा क्या, एस डी और आर डी को क्या लिख दोगे, एस आर लिख दोगे। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर पी एस और क्यू आर क्या है, बराबर है। तो पी एस और क्यू आर बराबर है, तो मतलब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ट्वाइस ऑफ पी एस। मेरी बात समझ में, इसको क्या लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ पी एस लिख सकता हूँ, बराबर पी क्यू और एस आर बराबर है। तो इसको मैं ट्वाइस ऑफ पी क्यू नहीं लिख सकता। रीजन कहां से लिखूं, ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इतनी बात क्लियर है। इनको अभी तक हमारा काम पिछले बार इतना ही था। पिछला जो क्वेश्चन एक और आया था सिमिलर, आपको बस इसमें ये सम प्रूफ करना था, बट इसमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो हमने जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मार्क करी थी ना, कि ये जो अपोजिट साइड है ये क्या है, बराबर है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड बराबर होती है, चारों साइड रोम्बस की बराबर होती है। तो देखो पी एस और क्यू आर बराबर थी, तो हमने क्यू आर को भी हमने क्या लिख दिया, पी एस। तो पी एस प्लस पी एस क्या हो जाएगा, 2PS हो जाएगा। फिर पी क्यू बराबर एस आर था, तो पी क्यू की और एस आर की जगह पे भी हमने पी क्यू लिख दिया, तो पी क्यू प्लस पी क्यू ही क्या हो जाएगा, 2PQ हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, तो यहां से 2 से 2 कैंसिल, ब्रैकेट में हमने लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आई है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, यहां से हमारे पास क्या रिजल्ट आया, पी एस बराबर पी क्यू है। ये क्वेश्चन नंबर मान लो इसको 6 तक आ गए थे हम, ये 7th मार्क कर लो इसको। इतनी बात क्लियर हुई। यहां तक हमारी ये 7th
इक्वेशन बन चुकी है। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ गया, पी एस और पी क्यू क्या है, बराबर है, पी एस और पी क्यू बराबर है। अब अगर ध्यान से देखो, पी एस अगर क्यू आर के बराबर भी है, मेरी बात ध्यान से समझ, पी एस अगर क्यू आर के बराबर भी और पी एस पी क्यू के बराबर भी है, पी एस क्यू आर के बराबर है यहाँ से, और यहाँ से हमारा पी एस पी क्यू के बराबर भी आ गया, मतलब पी एस एस आर के बराबर ही है, मतलब ये चारों आपस में कैसे हो गए, बराबर बराबर हो गए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड सेवंथ, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड सेवंथ, पी एस बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू बराबर ऐसा। अरे सभी के सब तो बराबर आ गए, सभी के सब तो बराबर आ गए ना, क्यों, पी एस इसके बराबर भी, पी एस इसके बराबर भी, ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर भी हो जाएगा, सब एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, तो पी एस बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू बराबर ऐसा। और जब चारों साइड बराबर हो जाए तो क्या बन जाएगा, ये रोम्बस। तो आप लिख दोगे देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, और यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम गिवन है ऑलरेडी, और आपको ये 6 और 8 गिवन है कि ये जो पार्ट है 6 है, सी डी मतलब 6 है और बी डी जो है 8 है, और रेडियस आपको गिवन है कि 4 सेंटीमीटर है। आपको ए बी एंड ए सी की लेंथ क्या है जो है वो फाइंड करनी है। अब एक बात समझो, एक बात समझो, कोई एक ट्रायंगल है, कोई एक ट्रायंगल है, उसका एरिया आप चाहे हेरॉन्स फार्मूला यूज करके निकालो या हाफ बेस इनटू हाइट से निकालो, सेम ही आएगा। अरे है तो एक ही ट्रायंगल, अब उसका एरिया तो उतना ही रहना है, ऐसा तो नहीं होगा कि हेरॉन से अलग आ जाए और हाफ बेस इनटू हाइट से अलग जाए, एरिया उतना ही है, उतना ही बड़ा ट्रायंगल है, तो कोई से भी फॉर्मूले से निकालो आंसर तो सेम ही आना है। तो हेरॉन से जो आंसर आएगा वही किससे आएगा, हाफ बेस इनटू हाइट से आएगा। इतनी बात क्लियर है। कुछ इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करके हम इसमें बीसी और ए बी और ए सी की लेंथ हम निकालेंगे। अब एक बात ध्यान से समझो, ये सी पॉइंट से ये सर्कल पे टेंजेंट है सी डी, और चलो इनका और नाम दे देता हूँ, इनका नाम दे देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ मैं ई, इसका नाम दे देता हूँ मैं एफ। इतनी बात क्लियर है, मैंने इनका नाम दे दिया और इनको ज्वाइन भी कर देता हूँ, ये ज्वाइन कर देता, ये हो गए परपेंडिकुलर्स। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गए। अब ध्यान से समझो, अगर सी डी 6 है तो सी एफ भी क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि सेम पॉइंट से निकली हुई टेंजेंट से। फिर सिमिलरली अगर बी डी 8 है तो बी ई भी कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। इतनी बात क्लियर है, ये भी कितनी होगी। अब रही बात है, तो ये मैं मान लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये जो है x है, और सिमिलरली यहाँ से यहाँ तक ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, x प्लस 6 होगी, और ये टोटल यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कितनी होगी, x प्लस 8 हो गई, और ये टोटल कितनी होगी, 6 प्लस 8 14 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। अब एक काम और करो, ए से ओ को ज्वाइन कर दो, सी से ओ को ज्वाइन कर दो, और बी से ओ को ज्वाइन कर दो। तो अब आपके पास 3 छोटे छोटे ट्रायंगल हो जाएंगे, ए ओ सी, ए ओ बी एंड सी ओ बी। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, बड़े ट्रायंगल ए बी सी में हेरॉन्स लगा के हम जो एरिया निकालेंगे वो किसके बराबर आना चाहिए, ये छोटे ट्रायंगल में प्लस ये छोटा ट्रायंगल प्लस ये छोटा ट्रायंगल। अगर इन तीनों छोटे ट्रायंगल को मैं ऐड कर दूं तो भी तो एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो इन छोटे ट्रायंगल, तीनों छोटे ट्रायंगल का ये वाला और एक ये वाला, इन तीनों को जोड़ के भी क्या आएगा, बड़े ट्रायंगल का एरिया ही आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो, जो हाफ बेस इनटू हाइट है वो छोटे ट्रायंगल में यूज है, क्योंकि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बोलो, एल्टीट्यूड बोलो या हाइट बोलो, एक ही बात होती है, ठीक है। तो ये इस ट्रायंगल की हाइट, ये इस ट्रायंगल की हाइट और ये इस ट्रायंगल की हाइट, इतनी बात क्लियर है। तो हाफ बेस इनटू हाइट हम इन तीनों में लगा देंगे, और बड़े वाले में हम क्या लगा देंगे, हेरॉन्स। और तीनों छोटों को सम करके भी कितना आना चाहिए, जितना बड़े वाले का आ रहा था, ठीक है, एरिया। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, हम निकालेंगे कैसे, हेरॉन्स फॉर्मूला से, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब S क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, तो उसके लिए हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। पेरीमीटर क्या होता है? सारी साइड को जोड़ के, सारी साइड को जोड़ के। अब कैपिटल ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए होती है, मतलब A प्लस बी प्लस सी होगा ना, ये स्मॉल ए, ये स्मॉल सी, और ये बी के सामने वाली स्मॉल बी। तो इन तीनों साइड का सम करके ही क्या आएगा? पेरीमीटर आएगा। तो मैं जोड़ देता हूँ x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8, ये पूरी साइड की लेंथ प्लस ये पूरी साइड की लेंथ प्लस ये पूरी साइड की लेंथ किसके बराबर होगी? पेरीमीटर के बराबर होगी। ये क्या जाएगा? 2x प्लस 14 और 6 20 और ये 28, ये आ जाए आपके पास सेमी पेरीमीटर। चाहो तो इधर से 2 कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा x प्लस 14, सॉरी ये आ गया पेरीमीटर। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर क्या होगा? इसका आधा, ये हो जाएगा 2 ट्वाइस ऑफ x प्लस 14 अपॉन 2। ये आया हमारे पास पेरीमीटर, ट्वाइस ऑफ x प्लस 14। अब इसका आधा ही करेंगे तो भी क्या आएगा? सेमी पेरीमीटर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर हमारे पास आ गया x प्लस 14। इतनी बात क्लियर है? अब इस फॉर्मूले में उठा के यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा s मतलब x प्लस 14 ऑफ s माइनस ए। तो x प्लस 14, ए क्या है? माइनस 14, मतलब ये माइनस साइन और ये 14। ठीक है, अब s माइनस बी, तो x प्लस 14 माइनस b क्या है? b के सामने वाली, तो x प्लस 6 माइनस ऑफ x प्लस 6। ठीक है, फिर इंटू इंटू x प्लस 14 माइनस c के सामने वाली साइड x माइनस बी, x माइनस, तो ये आ गया s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं जो अंदर वाले हैं, तो ये 14 से 14 कैंसिल, बचेगा कितना? x। ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस फिर से माइनस, तो माइनस एक्स से माइनस एक्स भी कैंसिल। फिर अगला वाला भी सिमिलरली x प्लस 4 14, बेटा इधर 14 है ना, गलती से 4 लिखा जाता है। ये x प्लस 14 माइनस एक्स, ये प्लस है x प्लस 8 है ना, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस फिर से माइनस। इतनी बात क्लियर है? तो माइनस एक्स से माइनस एक्स यहाँ पर भी कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचा? केवल x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 14 माइनस 6 बचेगा 8 और 14 माइनस 8 बचेगा 6। तो आपके पास आ गया ये x इंटू एक्स प्लस 14, ये x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 इंटू 48, 8 6 जा 48। अब 48 को जब बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? ये आ जाएगा आपका 4√3, तो मतलब ये 3x ऑफ x प्लस 14। अरे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो जो कॉमन फैक्टर्स आएंगे 2 बार का एक बार बाहर लिख दोगे तो क्या आ जाएगा? 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। तो अरे 48 को √48 को आप क्या लिख सकते हो? 4√3 लिख सकते हो ना। 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। इतनी बात क्लियर? तो ये 48 को ही तो मैंने 4√3, अब 3 तो रूट के अंदर ही छूट जाएगा ना, तो 3x, तो 3 इंटू एक्स, मतलब इसका जो 4√3 था मतलब ये बाहर आ गया 4 इंटू 4। 48 को आप ऐसा लिख सकते हो ना भाई, √48 को आप ऐसा लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 3, 4 4 जा 16 3 जा 48। तो ये 2 बार का 4 एक बार बाहर आ गया। इतनी तो बात कर रहे हैं अपन, बस ज्यादा भयंकर वाली बात थोड़ी ना कर। तो 48 को हमने क्या लिख दिया? √48 को लिख दिया 4√3, तो ये आ गया 4 ऑफ √3x इंटू एक्स प्लस 14। इतनी बात क्लियर? इतनी बात क्लियर? अब इसको यहीं छोड़ दो, अब इसको यहीं छोड़ दो। इतनी बात क्लियर है? अब ये मैं ऊपर वाला रब कर देता हूँ, इतना इतना मैं मिटा देता हूँ। अब हम बात करेंगे जो छोटे छोटे ट्रायंगल है ना, उनकी अब हम बात कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एक तो हमने निकाल लिया हेरोन्स फॉर्मूले से जो कि आया इतना, और एक निकल जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। कितनी क्लियर है बात? ये बड़े वाला ट्रायंगल प्लस ये बड़ा वाला ट्रायंगल प्लस ये बड़ा वाला ट्रायंगल,
ठीक है, इन तीनों को जोड़ के ही क्या आया, पूरा एक सिंगल ट्रायंगल हमने लिख दिया, ट्रायंगल एओसी, सीओबी और एओबी। एओबी भी बोल सकते हो, बीओए भी बोल सकते हो, जो आपको बोलना है। अब इसमें आप क्या लगा दोगे, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है, एओसी के लिए बेस क्या है, एसी, हाफ बेस इंटू हाइट कितनी है, ओएफ है, ओएफ है, प्लस हाफ इंटू सीओबी के लिए बेस क्या है, सीबी, इंटू हाइट क्या है, ओडी, प्लस हाफ इंटू एबी इंटू ओई। इतनी बात क्लियर है। अब ओएफ बोलूं, ओडी बोलूं या ओई बोलूं, तीनों ही क्या है, इस सर्कल की क्या है, रेडियस है। और रेडियस कितनी गिवन है, रेडियस हमारे पास कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर गिवन है। इतनी बात समझ में आई भाई। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है, ये भी 4 है, ये वाली भी 4 है और ये वाली भी 4 है। तीनों की तीनों लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है तो हमें बस वही तो पुट करना है। हाफ इंटू AC कितनी है, x प्लस 6 इंटू OF कितनी है, 4 प्लस हाफ इंटू CB कितनी है, 14 इंटू OD भी कितनी है, 4 प्लस हाफ इंटू AB कितनी है हमारे पास, x प्लस 8 इंटू 4। तो ये हर एक 4 जो है 2 से 2 बार कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ x प्लस 6 प्लस 14 टू द 28 प्लस ट्वाइस ऑफ x प्लस 8। इतनी बात क्लियर, ब्रैकेट ओपन कर लो। तो 2x प्लस 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 16, मैंने बस ब्रैकेट ओपन करा। 2x प्लस 16 या 12 प्लस 28 प्लस 2x प्लस 8 टू जा 16। तो 2x प्लस 2x हमारे पास कितना आ गया, 4x आ गया। ठीक है, 28 प्लस 2 30 40 50 56 प्लस 56। चाहो तो यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो। तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, 4 कॉमन लेके लिखा जाएगा ये x प्लस 4 1 जा 4 4 जा 16। ठीक है, ये मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया। 56 में से 4 कॉमन लूंगा तो 14 बचेगा। 14 4 जा कितना हो जाएगा, 56। देखो 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 5। अब अभी हमारी बात हुई थी कि अब ये वाला एरिया जो निकला है वो इन तीनों को प्लस करके निकला और एक एरिया निकला, तो दोनों कैसे, अरे एक ही ट्रायंगल के एरिया है ना, बड़े वाले ट्रायंगल एबीसी के एरिया, तो दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कि 4 ऑफ रूट 3x इंटू एक्स प्लस 14 जो है वो किसके बराबर होगा, 4 ऑफ एक्स प्लस 14 के बराबर होगा। ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, दोनों ही सेम ट्रायंगल के, तो दोनों कैसे होने, बराबर होने चाहिए। तो ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, क्यों, अरे पूरे के मल्टीप्लाई में है ना, पूरे के मल्टीप्लाई में, ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में, ये इस पूरे के मल्टीप्लाई में, तो बचा हमारे पास केवल इतना। तो यहाँ पर हमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा क्योंकि एक साइड रूट है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 4 से 4 तो कैंसिल हो ही गया, इसमें स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा केवल 3x ऑफ x प्लस 14 और यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 14 का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में, ये बचेगा आपके पास। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4 3 या 12 1 3 1 या 3 और एक 4 42x अरे 4, फिर x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। बस a प्लस बी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात क्लियर है। अब सबको एक साथ लिख लो, ठीक है। अब मैं यहाँ का एक काम करूँ, ये वाला रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास सबको एक साइड लिख लो, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 42x, इधर आके माइनस का 28x और माइनस का 196 इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 0 बचा। इतनी बात क्लियर है। मैं सबको यहाँ को इधर ले आऊँ, तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 42x माइनस 28x माइनस 196 सब इधर ले आया, एक साइड ले आया, क्लियर। 3x में से एक्स स्क्वायर घटाओगे बचेगा कितना, 2x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस होगा बट बड़ा कौन है 42, तो इधर प्लस का ही साइन लगाएंगे। तो 28 29 30 31 32
और 42, 14x माइनस 196 इक्वल टू 0 बचा। अब इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि दिख रही है 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 98 टाइम्स कट जाएगा ये, इक्वल टू 2 9 जा 18 बचेगा 16, 2 8 जा 16। इतनी बात क्लियर है। तो ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू इसमें और इसमें पुट करेंगे और ab और ac की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको अब क्वाड्रेटिक सॉल्व करना रह गया। तो बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो फटाक से। अब भी निकाल लेते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। ये चला जाएगा कितना 49 टाइम, फिर ये 7 से चला जाएगा 7 बार और फिर ये 7 से चला जाएगा एक बार। बस अब देखो मल्टीप्लाई करके तो माइनस का 98 आ जाएगा, अपन लेंगे और प्लस माइनस करके क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करके तो आएगा ही आएगा। तो 7 7 जा 49, ऐसा तो नहीं बन रहा पेयर, तो क्यों ना एक पेयर में ये बना लूँ 7 और 2 का, और एक पेयर ये 7 2 जा 14 और 14 माइनस 7 करोगे तो 7 आएगा। इतनी बात क्लियर। तो हमारे पास पेयर क्या बन गया 14 और माइनस 7। तो 14 माइनस 7 करोगे तो प्लस का 7 और 14 इंटू माइनस 7 करोगे तो माइनस का 98 आ ही जाएगा आपके पास। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो तो ये बचेगा x प्लस 14। तो यहाँ पर भी x प्लस 14 ही आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, तभी काम बनेगा। और यहाँ पर माइनस 7 आपको कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 7x माइनस प्लस माइनस और 7 4 28, 2 7 7 8 9 98। तो ये आ गया पूरा माइनस 7x माइनस 98। तो इन दोनों में से x प्लस 14 कॉमन, यहाँ से x माइनस 7 कॉमन। तो अब दो फैक्टर निकलेंगे, एक निकलेगा x इक्वल टू माइनस 14, एक निकलेगा x इक्वल टू माइनस 14 और एक निकलेगा x इक्वल टू 7। अब एक बात समझो, x क्या शो कर रहा है, x क्या शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है, इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी शो कर रहा है, डिस्टेंस है। तो x कांट भी नेगेटिव, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो x की केवल इकलौती क्या वैल्यू होगी, x की इकलौती वैल्यू होगी क्या, x इक्वल टू 7। तो अगर हम बात करें साइड AB की, तो AB बराबर कितना है हमारे पास, x प्लस 8 है, x की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 7। तो 7 प्लस 8 कर दो कितना जाएगा 15। सिमिलरली AC AB और AC निकालना है ना, AB और AC निकालना है ना। AC हमारे पास क्या है x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 करोगे कितना जाएगा 13। तो ये आ गई 15 सेंटीमीटर, ये आ गई कितनी 13 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, यही आपके आंसर्स हो जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला गया है प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले ऐसा, पहली बात तो आपको किसी क्वाड्रिलेटरल का टाइप नहीं दिया गया है कि कैसा है, ट्रेपेजियम है, स्क्वायर है, रोम्बस है, तो आप आपके मन से कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। बट एक सर्टेन टाइप फॉलो ना करें, बस इतना ध्यान रखना। तो कैसा भी आड़ा तिरछा बना लो। तो हम ऐसा कुछ बना लेते हैं एक, तो ये यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। ये हमने एक हमारे मन से एक कैसा भी क्वाड्रिलेटरल बना दिया, इसका नाम दे देते हैं हम PQRS। ये सेंटर ये हम जोड़ देते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम क्या करते हैं सारे के सारे जोड़ देते हैं। तो यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है और एक यहाँ 90 बन रहा है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और एक काम और करते हैं, हम इनको भी जोड़ देते हैं, ये वाले पॉइंट्स भी जोड़ देते हैं इनके, ये वाले, एक ये जोड़ देते हैं, एक ये जोड़ देते हैं, एक ये जोड़ देते हैं और एक ये जोड़ देते हैं, तो ये चारों भी हमने जोड़ दिए। अब इनके भी कुछ नाम दे देते हैं, एक काम करते हैं इनके नाम दे देते हैं हम ABCD, ABC और D, और ये सेंटर का नाम दे देते हैं O, सेंटर का नाम दे देते हैं O। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड मतलब ये अपोजिट साइड बोल लूँ या ये अपोजिट साइड बोल लूँ, ठीक है, कोई भी अपोजिट साइड। मान लो मैंने PS और QR मान लिया, ठीक है, ये अपोजिट साइड है क्वाड्रिलेटरल के। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, तो ये सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं एक सर्कल को। सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल,
तो ये जो पॉइंट, ये जो दोनों साइड है, ये यहाँ पर एंगल बना रहा है, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और ये जो बना रहा है मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होना चाहिए, सप्लीमेंट्री होनी चाहिए, मतलब इन दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। हमको यही प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है हमको कि ये वाला रेड से रेड ये वाला एंगल और रेड से रेड ये वाला एंगल, ये दोनों को जोड़ के कितना है, 180 आया, हमको यही प्रूफ करना है। तो एक काम करो, कहीं से भी इस सर्कल में कहीं से भी, मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया, इसको 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो, एंगल का नाम दे रहे हैं हम बस, और कुछ नहीं, इसको 3 बोल लो, इसको 4 बोल लो, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8। इतनी बात क्लियर है। कहीं से भी कैसे भी स्टार्ट करके घर में आप क्या कर दो, लगातार आपने क्या कर दिए, नामकरण कर दिया एंगल्स का कि 1 2 3 4 5 6 7 8 करके इनका नाम है। अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो जरा, ये और ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल देखना। तो मैं लिख रहा हूं कि इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं, ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। ट्रायंगल AOP और BOP में, ठीक है, इनमें क्या होगा, PA और PB क्या होंगी, बराबर होंगी, PA बराबर PB होंगी। रीजन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट P, बराबर होती ना सेम पॉइंट से, तो PA और PB क्या हो गई, बराबर होगी। अब OA और OB देखो, OA जो है वो OB के बराबर है। रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, अरे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है ना, तो दोनों बराबर नहीं होंगी, सारी की सारी रेडियस बराबर ही होंगी ना, जितनी भी ये ब्लू वाली लाइन है सबकी सब रेडियस ही तो है सर्कल की, सारी की सारी कैसी होंगी, बराबर होंगी। रेड वाली लाइंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ब्लू वाली लाइंस की बात कर रहा हूँ, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुए हैं ना, ये सारे के सारे क्या होंगे, बराबर होंगे। और OP और OP दोनों में क्या है, कॉमन है, OP बराबर OP क्या है, कॉमन है। तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि ट्रायंगल AOP जो है कॉन्ग्रुएंट बन गया ट्रायंगल BOP के, रीजन बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। इससे क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए मतलब 1 और 2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर, मतलब एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 और 2 का मतलब है, अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल BOP और एंगल AOP बराबर एंगल BOP, CPCT से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, AOP और BOP। तो AOP और BOP ही तो 1 और 2 है, AOP 2 है और BOP 1 है, AOP 2 है और BOP 1 है, दोनों बराबर है, मैंने बस पलट के लिख दिए। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर होगा, बराबर होगा। सिमिलरली सेम टू सेम आप ये और ये ट्रायंगल के साथ कर सकते हो, सेम टू सेम ये और ये ट्रायंगल के साथ कर सकते हो, सेम टू सेम ये और ये ट्रायंगल के साथ कर सकते हो। इतनी बात क्लियर है। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 5 बराबर एंगल 6 एंड एंगल 7 बराबर एंगल 8, ये हम प्रूव कर सकते हैं। मेरी बात समझ में, जैसे हमने 1 और 2 बराबर प्रूव करा, ये दोनों बराबर प्रूव करे, वैसे 3 4 बराबर हो जाएंगे, 5 6 बराबर हो जाएंगे और 7 8 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ये क्या है, सर्कल है, तो एंगल O जो है, जो O पे जो एंगल बन रहा होगा ये कितना होगा, 360 डिग्री का होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर कितना होगा, 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर हुई। अभी हमने क्या लिख से आए हैं, 1 और 2 बराबर है, 1 और 2 बराबर है, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ ना, ट्वाइस ऑफ एंगल 1। मेरी बात समझ में आई, 1 और 2 बराबर है, या तो ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख लो या ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख लो, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 भी लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 भी लिख सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा कि हमें किस बेसिस पे लिखना है। अब हमें तो ये 2 और 3 का सम प्रूफ करना है ना बराबर, तो क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इन सबको
2 और 3 और 6 और 7 के फॉर्मेट में ले आऊं, बाकी सबको एलिमिनेट करूं, क्योंकि बाकी सबको तो मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं ना, बाकी सबको तो मैं रिप्लेस करके लिख सकता हूं, तो मैं क्यों ना ऐसा करूं कि 2, 3 और 6 और 7 के फॉर्मेट में लिखा रहने दूं, बाकी सबको सबको पलट पलट के लिख दूं। कैसे? जैसे मान लो मैं 1 को ही, अरे 1 और 2 बराबर है, या तो मैं दोनों को 1 लिख लूं या दोनों को 2 लिख लूं, तो क्यों ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाला एंगल चाहिए और ये 3 वाला चाहिए, मुझे 6 वाला चाहिए और ये 7 वाला चाहिए। तो मैं 2 और 3 और 6 और 7 में लिखूं ना, तो दोनों को ही 2 लिख लेता हूं, तो ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 2, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और 3 और 4 बराबर है, मुझे 3 चाहिए, तो 4 को भी क्या लिख दूं, 3 लिख दूं, तो प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस, अब मुझे क्या चाहिए, 6 और 7 चाहिए, तो 5 और 6 बराबर है, तो 5 को क्या लिख दूं, 6 लिख दूं, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6 कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 6। अब मुझे 7 चाहिए, तो 8 को भी क्या लिख दूं, 7 लिख दूं, तो प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इक्वल टू कितना, 360। इतनी बात समझ में आई? आगे इतनी बात समझ में, काम की चीजें लिखनी है अपने को, मैंने आपको इसलिए पहले समझा दी थी, हमें प्रूफ क्या करना है, ठीक है। हमें 2 और 3 की जरूरत है, 6 और 7 की जरूरत है, इसलिए हम यहाँ पर 1 ना लिख के क्या ले रहे हैं, 2, 3, 6 और 7। तो देखो हमें जो जरूरत थी 2, 3 और 6, 7, तो हम देखो पूरी की पूरी इक्वेशन को 2, 3, 6 और 7 में ले आए। ये केवल यहाँ से इसको 2 लिख लिया, इसको भी 3 लिख लिया, इसको 6 लिख लिया, अरे बराबर चल रहा है ना इसलिए, और ये 8 को 7 लिख लिया, क्योंकि आपको बराबर है, किसी को भी किसी में भी लिख सकते हो, जो हमें जरूरत है हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लो, तो बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3। भाई फोकस वही रखना जो आपको प्रूफ करना, 2 प्लस 3 ही चाहिए, ये पूरा एंगल मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये 2 लाल के बीच में और ये 2 लाल के बीच में, ठीक है, और प्लस यहां से ये वाला 2 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 7। क्लियर बात है, क्लियर समझ में? यहां से ये वाला 2 कॉमन बराबर कितना हुआ, 360 डिग्री। इतनी बात क्लियर है? अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 देखो क्या बन रहा है, POS बन रहा है, POS बन रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल POS प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6 प्लस एंगल 7, देखो क्या बन रहा है, QOR बन रहा है, यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल QOR बराबर कितना, 360 डिग्री। अब दोनों में से क्या कॉमन ले लूँ, 2 कॉमन ले लूँ, तो ये बचेगा ट्वाइस ऑफ एंगल POS प्लस एंगल QOR इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये 2 से ये 360 कितने बार कट जाएगा, 180 बार। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास क्या बचा, एंगल POS बराबर, एंगल POS प्लस एंगल QOR बराबर 180 डिग्री। पर क्या हमें यही प्रूफ नहीं करना था कि POS और QOR जो ये अपोजिट साइड्स हैं इनके द्वारा बनाए हुए एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम कितना आना चाहिए, 180। तो देखो ना POS ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल QOR, इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। तो लिख सकते हो देयरफॉर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है मेरी बात? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 10.2 होती है समाप्त, और साथ ही चैप्टर भी होता है समाप्त। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।